नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन की, जो आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग का 31 जनवरी 2021। इसका हम फर्स्ट पेपर जो हमारे पास मॉडल सेट नंबर है वो है हमारे पास के नंबर का पेपर सीरीज, और इसी के आधार पर आप भी अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी आंसर की को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर को लेके। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, विविध विन्यासों से उदाहरण लेते हुए जो है कि उसे समझाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें, सेकंड प्रश्न पे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरा जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अगर ऐसे में जटिलताओं का प्रयोग किया जाएगा तो सामान्यतः क्या होगा, बच्चे और कठिनाई का सामना करने लगेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है कि इसका होगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, आपके सामने डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच में रिलेशन खोजना। यानी कि जब आप संकल्पनाएं पढ़ा रहे हैं और अगर आप उसके बीच में इंटरलिंकिंग कर रहे हैं तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है और वो इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण होती है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, फोकसिंग ऑन मैस्टरी ओरिएंटेड, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शर्मिंदगी के लिए क्या लिखा जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चे को शर्मिंदगी होती है या ह्यूमिलिएट फील कराएंगे तो जो भी उसकी नॉलेज होती है वो उसमें क्या होता है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है, लो कॉन्फिडेंस से हो जाता है, इसलिए उसको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसके ज्ञान पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है कि पहला ऑप्शन है कि बच्चों की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, योग्यता सुधार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी में सहायक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अन्वेषण एवं संवाद, यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग जो है कि उनकी नॉलेज को और इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 दिखा रहा है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तो इसके लिए क्या करना होगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब सूचनाओं को एक साथ नहीं प्रस्तुत किया था, अलग अलग फॉर्म में प्रस्तुत किया था, तो बच्चों को सामान्यतः समझने में और उनको जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका 14 का बी हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे, यानी कि आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे जो रिलेशन होता है उसके बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायोगोट्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि स्वयं नियमन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद से जब हम बात करते हैं कि इसके बारे में मुझे क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है, तो इसके बारे में हम सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं वायोगोट्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान हमें करनी होती है, इसीलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो हर एक महीने पे और 3-3 महीने पे और 6 महीने पे जो एग्जाम होता है उससे हम विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें होती हैं या जो समझ होती है उसको हम इवेल्युएट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने,
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है पेडागोजी का। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे करती है कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार यह अध्यापिका की क्या योजना कहलाएगी। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका 17 का 4 आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी एक्ट ऑफ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17 का 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा और उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी उसने एक स्टीरियोटाइप बात की है कि लड़कियां जो है कि सामान्यतः रोती हैं और लड़के बहादुर होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि वो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा कि फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके का प्रदान करना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो है कि क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव क्लास में बहुत सारे मौके देने चाहिए पूछने के लिए, क्वेरी करने के लिए, चाहे उनके आंसर ही क्यों ना वो गलत बताएं या जो भी है, लेकिन उनको हमेशा रेमेडीज देनी चाहिए एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा डी, यानी कि रूढ़िवादी या कन्वेंशनल या कन्वेक्शनल हो जाता है। अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 21 का देखिए यहाँ पे कुछ थर्ड और फोर्थ में से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक अंग होता है जबकि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण होता है या प्राथमिक होता है। तो पहले बच्चा घर में सीखता है, फिर विद्यालय और मित्र मंडली में सीखता है। तो इसका 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बहुबुद्धि यानी इंटेलिजेंस इम्फेसिस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। 22 का ए हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। जीन पियाजे, देखिए हमने बताया कई बार जीन पियाजे को हमेशा पूछा था इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में। प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विचार और सोच में केंद्रीकरण आता है, यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट में आने लगते हैं, थॉट में बहुत सेंट्रेशन होने लगता है इनका। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 24 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, कि विकास बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, किसी भी चरण में और किसी भी क्षेत्र में उसका विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पे महत्व देता है। 25 का 3 सांस्कृतिक उपकरणों यानी कि कल्चरल टूल्स पे जो है कि ज़्यादा इंफेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 26 जीन पियाजे, हमने पहले ही बताया था अपने जो पुराने पेपर सॉल्व कर रहे थे कि जीन पियाजे की थ्योरी को आपको बहुत अच्छे समझ के जाना होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संरचनात्मक संरचनाओं को किस रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्कीमा या मनोबल, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए एक समावेशी कक्षा यानी कि क्लासरूम एम्फेसिस, जो कि कैसी इंक्लूसिव क्लासरूम होगी, उसमें किस पर हमें जोर देना चाहिए जिससे कि सभी बच्चों का समग्र विकास हो सके। तो बी ऑप्शन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्लासरूम जिसमें आपके दिव्यांग बच्चे भी हों, पुरुष भी हों, महिला भी हों, यानी मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स होने चाहिए। कमजोर बुद्धि का और एडवांस बुद्धि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, हर प्रकार का बच्चा जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता यानी कि फिजिकल डिसएबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम देखें, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले किस में होता है, पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा थर्ड। पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बी ऑप्शन, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे मैथ के क्वेश्चन है। आइए हम मैथ के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने पर। क्या कह रहा है 31 का बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 पर।
रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह वैन हील के मानस चिंतन में कौन से चरण पर आता है? तो इसका हो जाएगा सेकंड, यानी कि लेवल सेकंड से रिलेटेड होता है ये। चलिए अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, देखिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है और पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 33 का? समवरक गुण पाया जाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बात करें हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। यहाँ पर गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन की पहचान करनी है। तो 34 का सेकंड हो जाएगा कि गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा नहीं है, केवल रूल्स और लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलता है गणित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। देखिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 35 का ए और डी हो जाएगा। देखिए पहला क्या है? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अनुक्रम असंगति को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? तो 36 का हो जाएगा सी, गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। जब वो इस चीज़ को रियलाइज कर सकेंगे या फील करेंगे तो आसानी से गणित को सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं हम। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का थर्ड ऑप्शन, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ये सही नहीं माना जाएगा। देखिए तर्क से किसी भी आंसर को यहाँ नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे एक सिंपली प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके हम आंसर तक पहुँचते हैं। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो 38 का फर्स्ट हो जाएगा चौपड़ आकृतियों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफाइंग टेस्लिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से एक अत्यंत उपयुक्त क्या हो सकता है? तो सेकंड हो जाएगा, यानी कि किजीनियर छड़ें, यानी कि किजीनियर रॉड्स। इसके माध्यम से हम बच्चों को जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, उसकी स्टडी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो देखिए 3 यानी कि थर्ड की बात कर रहा है, तो 40 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। और ये जो तीसरी मंजिल है ये इंडिकेट कर रहा है कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है। शुद्ध आकृति, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है कि जैसा उसका आकार होगा वैसी उसका एरिया यानी कि परिमाप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 क्वेश्चन पर 42 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को यहाँ पे ही पहचानना है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 43 क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 43 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, ये हो जाएगा 2। बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। अगर उनके समझ जब हम त्रिभुज बताएंगे या आयत बताएंगे या वर्ग बताएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे समझ सकेंगे कि त्रिभुज से संबंधित किसको हम कहेंगे, रेक्टेंगल किसे कहेंगे, स्क्वायर किसे कहेंगे, सर्कल किसे कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक यानी भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो 44 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 25 वो संख्या होगी जिसका भागफल 5 गुना है, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का अगर योग 20 है तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? यानी x, फिर x+1 होता है, फिर x+2, x+3, x+4, इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो 45 का हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 46 में कह रहा है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल यह घेरेगा? तो 46 का हो जाएगा फर्स्ट, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 चलेंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी होती है? तो 47 का हो जाएगा 3, 5/6 और 3/4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम 48 क्वेश्चन पे।
48 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह से 15 मिनट लेट पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से थी। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सेकंड ऑप्शन, यानी 8:05 पे सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिसका परिणामी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी का एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है और उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो 50 का कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शन। यानी सिंपल सी चीज़ है, कह रहा है कि दोनों ही सिरों से जो है कि उसका 19वां स्थान है। अगर हमें टोटल निकालना होता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 कर देते हैं। अगर हम 19 + 19 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 और माइनस के 1 करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 51 क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है और यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो संख्या बताइए। तो 51 का हो जाएगा 4, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं के नीचे लिस्ट दी गई कि कौन सी चीज़ें कितनी, यानी कि पैकेट कितने का है, पेंसिल कितने की, स्केच पेन, कैंची, रबड़, ये सारी चीज़ें। फिर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल और 1 पैकेट स्केच पेन और कैंची, चमकीले कागज, 5 सीटें, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो उसने टोटल कितना भुगतान किया? तो यहाँ पे बहुत ही ईजी प्रश्न था ये, खाली आपको ऐड कर देना था। जिस तरीके से आप भी किसी सामान को लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे एक बिल बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपये 50 पैसे जो है कि उसको पूरा भुगतान करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर हम चलते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 यानी कि रात के 11:40 पर लगभग ये निकल रही है, घंटे पर चलती है, और मुंबई को 1 जून 2020 को 5:15 यानी कि सुबह जो है कि 5:15 पे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल कितना समय लगा? तो 53 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, 29 घंटे 35 मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10 1000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। तो इस आधार पे कौन सी एक संख्या सही हो जाएगी यहाँ पे? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 54 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 87,649। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 54 का जो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, हाँ ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 55 पर। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा कि हमको 17,863 अंक मिल जाए? तो बहुत सामान्य क्वेश्चन है ये भी। 7,041 को जो है कि आप घटाएंगे तो ये आंसर हमें आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं हम। इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या होगी? मग की धारिता का मतलब होगा कि मग में पानी कितना आ सकता है। तो 56 का सेकंड हो जाएगा 320 ml। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 57 प्रश्न नंबर, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है मैथ के बस। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक लगभग 258 रुपये किराया दिया है। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी? तो आप पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये जोड़ लीजिए, अब प्रति किलोमीटर पर 16 रुपये ऐड करते जाएंगे। तो 50 में जब 16 रुपये ऐड करते जाएंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस उसके घर से रेलवे स्टेशन की है। 58 क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त 5 अंकों के अंक को दर्शाती है। तो अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान। जब हमने इसका टोटल किया तो इसका सही आंसर आएगा कितना कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 59 क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय होती है, यानी कि वांछनीय होती है। तो 59 का 4 हो जाएगा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 60 की बात करते हैं हम।
गणित के कक्षा कक्ष में उपस्थित अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो 60 का क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन पे, यानी कि 61 क्वेश्चन में ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या होता है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में मानचित्र का क्या प्रयोग हो सकता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को हम विकसित कर सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे लोकेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन से होगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें कि आखिर तुम्हें क्या समस्या है, यानी उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आपके साथ क्या समस्या हो रही, उसी के आधार पर हम उसको जो है कि होमवर्क्स भी दिया करेंगे ताकि वो कुछ ना कुछ काम जरूर करें। लास्ट है आपका एक 63। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया और मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा थर्ड हो जाएगा कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है पूरी तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम चलें। कहा जा रहा है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य रखा गया होगा, कि अलबरूनी जो उद्देश्य दिया उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन ACD। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक हो सकती है ईवीएस की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 पाठ्यचर्या के भार को कम करना और साथ ही साथ एक सार्थकतापूर्ण, यानी कि जो भी वो सीखे एक इफेक्टिव होना चाहिए उनके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का व्यापक संकेत नहीं है। तो अवधारणा का जो मानचित्रण होता है इसको हम नहीं मान सकते। इसका आंसर हो जाएगा 66 का 2, यानी कि कॉन्सेप्ट लेवल पे जो है कि अभी हम इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 67 का हो जाएगा बी ऑप्शन कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ही जो है कि इसका प्रयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 हमारे सामने है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो 68 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र पर भ्रमण कराया जाए। जिससे क्या होता है, जब वो किसी बच्चे को टूर पर लेके जाएंगी तो वहाँ पर जो फिजिकल वैल्यूज़ होंगी उनको बच्चा छुएगा, समझेगा, महसूस करेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। डी ऑप्शन है क्योंकि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। रेगुलर जो स्टडी जो होती है, न्यूज़पेपर जो घर आता है तो उसमें भी ये लोग समझते हैं कि भाई क्या क्या जो है कि हमारे संसार में या दुनिया में क्या घटित हो रही हैं घटनाएं, उनसे वो परिचित भी रहते हैं और सामान्यतः उससे कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है। प्रश्न दिया हुआ नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ जो है कि जंगल होता है। तो अब देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे झारखंड, लेकिन अगर आप जब गूगल वगैरह कुछ भी खोजेंगे तो वहाँ पे मिजोरम भी देता है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है तो ये झारखंड से रिलेटेड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। पूछा जा रहा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। यदि आप पहले दक्षिण में 125 मीटर, फिर पूर्व में, यानी कि अगर आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ये दक्षिण में हो गया 125, फिर उसके बाद यहाँ से पूर्व में अगर आप जाते हैं 100, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसको, 125 और फिर यहाँ से 100 हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि फिर कह रहा है कि फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ के बाद अंत में आप ठीक उत्तर में 125 सेंटीमीटर फिर जाते हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके बीच में पूछ रहा है आपसे कि विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किस दिशा में है। तो 100 मीटर पश्चिम में हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई लड़का
कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 10:30 बजे यानी कि 22:30 पे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को सुबह 4:30 बजे मड़गांव पहुंच जाती है। और इस दौरान रेलगाड़ी ने लगभग 1145 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऑप्शन आएगा आपका 38.1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके निकट में कौन सा आंसर है, तो हम इसी को ले लेंगे, डी ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें कि मधुमक्खियों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है, केवल एक कुछ नर मक्खियां होती हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 75 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, पौधों के लिए किए जाने वाले कार्य के रूप में बताइए कि जड़ों का कौन सा कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जड़ों का जो कार्य है वो है ACD यानी सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये सहारा भी देते हैं पौधों को, भोजन भी संचित करते हैं और पानी और खनिज भी अवशोषित करते हैं, लेकिन सामान्यतः ह्यूमस देना इनका काम नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा भारत का एक यूटी नहीं है यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है। अभी हाल ही में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, चंडीगढ़ ऑलवेज था पहले से ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 78 में हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम तेल के कच्चे तेल के लिए जो है कि कहाँ से उत्पादक होता है। देखिए गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में होता है, बम्बई हाई में होता है और असम में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूट के हिसाब से ए ऑप्शन, गुजरात और तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बाज, चील, गिद्ध। इस समय गिद्ध तो नहीं है, लेकिन बाज और चील दोनों ही जो है और गिद्ध तीनों ही जो है कि हमसे अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहा है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछ रहा है यह कस्बा कहाँ पे है, तो पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था लेकिन वर्तमान में तेलंगाना में है, कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन 2014 में यानी कि 2 जून 2014 में जब तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बनता है तो उसी में ये पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में चला जाता है ये क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछ रहा है जिसमें से प्रत्येक सदस्य में जो है कि लौह प्रचुर मात्रा मिलता है यानी कि आयरन। अगर हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आंवला, पालक, गुड़, इन चारों में जो है कि लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे आंवला में विटामिन सी भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दे रहा है तो आंवला चारों ऑप्शन में, इसलिए आप आंवले को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 मटर के पौधे पर रिसर्च के बारे में पूछ रहा है कि किसने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जो चिकने या खुरदुरे या लंबे या बौने या पीले या हरे रंग के होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, मेंडल साहब ने जो है कि इस पर रिसर्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे ये क्वेश्चन कि ढालू वाले छत जो होते हैं जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 3 से 3.5 मीटर यानी कि लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बने होते हैं मजबूत बांस के, तो ये असम में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, इसमें ध्यान से दीजिएगा कि दिल्ली के सापेक्ष स्थिति की हमसे बात कर रहा है और ये गांधीनगर और पटना की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दिल्ली समझते हैं, क्योंकि हमारे भारत की लोकेशन अगर कुछ इस तरीके से अगर हम भारत को बना देते हैं आपके लिए, ये एक रफ मैप बनाया जा रहा है। अगर हम भारत में दिल्ली यहाँ देखते हैं तो देखिए गुजरात यहाँ पे है और बिहार यहाँ पे है, तो देखिए ये उत्तर की दिशा। अगर हम इधर जा रहे हैं नीचे दक्षिण की ओर, और ये कौन सा दिशा हो जाएगी, पश्चिम, यानी कि ये हो गई साउथ वेस्ट, और ये भी दक्षिण की ओर जा रही है लेकिन ये ईस्ट की ओर जा रही है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 85 आपसे पूछ रहा है पेडागोजी बेस पे आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को जब हम मिलाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल जो है कि उनकी क्लैरिटी भी क्लियर होगी और इंटीग्रेटेड स्टडी भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों में से कौन सा एक है। तो इसका टाइटल ही है जो है कि थिंग वी मेक एंड डू, यानी कि चीज़ों को जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, यही उसका थीम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 87 की अगर हम बात करें,
उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 87 का सेकंड ऑप्शन ए सी डी, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, फिर उसके बाद जो है मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना, और बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो सामान्यतः उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए जो है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सी डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपने कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सेकंड ऑप्शन, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, इसलिए जो है कि इसका क्या हो जाएगा 88 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है अगला 89 क्वेश्चन नंबर 88 का हमने बता दिया है कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, और 89 के क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है कि आखिर बच्चे क्या सीखे? तो 89 का 4 हो जाएगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ताकि बच्चे समझ सके किस तरीके से पाचन क्रिया काम करती है। आखिरी क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्टडीज का कि क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो पूछा जा रहा है सही नहीं, तो 90 का हो जाएगा 3, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये सही नहीं है जो है कि, बाकी आप इसका जो है कि आप बच्चों का एनालिसिस करिए, उनकी देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, इनके सॉल्विंग के लिए कुछ काम करिए, ये सारी चीज़ें। चलिए हम पार्ट 4 में चलते हैं, और हमने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को चुना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, कौन सा शब्द भिन्न है? तो देखिए मित्र यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, पैराग्राफ हम ये नहीं पढ़ेंगे, जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, हम सीधे आंसर पे चलते हैं। इसका हो जाएगा मित्र, क्योंकि वीरता, मित्रता और मनुष्यता ये तीनों ही क्या बता रही हैं, विशेषता को बता रही हैं, जबकि मित्र क्या है, एक नाउन यानी कि संज्ञा की बात कर रहा है, सर्वनाम की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 92 की बात करते हैं। सबके प्रति ब्लैंक दिया हुआ है, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, यानी कि समान रूप से अगर आप सबसे चलते हैं तो 92 का 4 हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था हिंदी का। अपना और पराया में जो है कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा फल मिलता है, 94 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 95 कह रहा है कि शांति को कहाँ पाया सकता है, तो ये पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि स्वयं में पाया जा सकता है, कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही समाहित है। गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था, किसे? विवेक से मित्रता, गुलामों से, गुलामी से मनुष्यता से, तो उनका बी हो जाएगा कि उन्होंने गुलामों से आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी से आज़ादी यानी विचारों से बनाया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 97 को अगर हम देखें, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कि किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का हो जाएगा दोस्तों 3 ऑप्शन, यानी समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपना व्यवहार का हिस्सा बना देना चाहिए। और गांधी जी विश्व के नेता बने क्योंकि उन्होंने बी ऑप्शन, सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार रखा था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसकी भी पंक्ति हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे ऑप्शन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 100 में पीयूष का विलोम शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा विष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो देखिए देश को अगर हम सुदृढ़ की बात करेंगे तो समस्त भेदभाव को भुला दिया जाएगा, तभी जो है कि देश सुदृढ़ होगा। जाति पाति की समस्या खत्म करिए। इस क्वेश्चन में देखिए नीति धर्म को की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, क्योंकि जिस पैराग्राफ में ये दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने पर ही फोकस किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि देश आज रो रहा है, तो देश के नागरिक नहीं बल्कि देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए देश आज रो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, द्वेष का समन किया जा सकता है, ये आखिरी लाइन में है, तो ये प्रेम के द्वारा जो है कि देश का समन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, 106 की बात करेंगे हम। पेडागॉजी है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो देखिए बच्चों को जब भी आप प्राथमिक स्तर सिखाएंगे तो पहले रोचक कहानियां जब बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, तो 106 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, फर्स्ट क्लास में, और वो किताब को कताब लिखती है, तो ये लिखने कौन सा तरीका दर्शाता है, तो इसका भी हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी की खुद की गलती हो रही है इसलिए वो किताब लिख रही है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया, तो वाइगॉट्स्की ने किया था। देखिए भाषा संबंधित अगर आप बात करेंगे तो भाषा के लिए तो चॉम्स्की फेमस है, लेकिन यहाँ पे अंतःक्रिया को फोकस किया गया है और अंतःक्रिया पे वाइगॉट्स्की ने काम किया है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109, द्विभाषिकता और स्पेस दिया है, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि साहित्यिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा समझ किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा भाषा प्रयोग पर हम सबसे अधिक बल देंगे। 110 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है आपसे, मौखिक भाषा का आकलन करते समय आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हमारा जो सर्वाधिक बल होना चाहिए वो होगा उच्चारणगत शुद्धता पर। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विचारों की क्रमबद्धता भी हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन ज़्यादातर होगा कि उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 112 पे देखते हैं हम। 112 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हम भाषा के माध्यम से, दो स्पेस दिए हुए हैं, किसे किसे हम लेंगे? तो सोचते और विचारते हैं। जब हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और उस पर फिर हम विचार भी करने लगते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। हिंदी भाषा के सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे किसका नाता नहीं टूटना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 113 का 4, यानी कि भाषा का अप्लाई करना जो है कि उससे नाता नहीं टूटना चाहिए, भाषा का प्रयोग होते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों? क्योंकि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है कि अलग अलग प्रकार की किस किस प्रकार की भाषाएं होती हैं, तो उनकी रंगतें प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका। क्वेश्चन नंबर 115 है, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है कहाँ से? तो देखिए चित्र बनाने से ही जो है कि लिखना प्रारंभ माना जाता है, कि चित्र बनाना भी एक क्या होती है, लेखन शैली को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए निश्चित क्रम में सिखाए जाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे सीखते नहीं है, उसका क्रम वो टूट जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जो है कि उनसे गहराई में अनुभव और स्तरीय चाहिए। तो 117 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होना चाहिए, परखने, जुड़ने और तादाद में हो सकता है, या अगर हम दूसरी बात करेंगे तो जानने, परखने और जुड़ने से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन 117 का सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है कि ये भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। स्किनर ने भाषा अनुकरण के द्वारा कहा है। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? यानी उसके पिताजी से समझ पूछा जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती, यानी वो क्या कर रही है, अनुभव देख रही है कि मेरे पिताजी कहाँ ठेला लगाते हैं, उसके आधार पर कहाँ मार्केट चलती है, तो ये अनुभव की अभिव्यक्ति होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सहज अभिव्यक्ति जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थे दोस्तों आपके 120 प्रश्न, जो है कि अगले 30 क्वेश्चन को जल्दी हम कराएंगे इंग्लिश के भी, और इसी तरीके से आप जो है कि सेकंड जो पेपर हो रहा है उसका भी जो है कि सॉल्यूशन जल्दी डाल दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।